हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी एजुकेशन। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जो कि क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में है क्या, बेसिकली पहले इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं क्या कि when the wire is held above the needle and the current flow from the south to the north direction, the north pole of the magnetic needle gets deflected toward the west। मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर जैसा देख रहे हो आप कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैग्नेटिक निडल लिया है। अब इस मैग्नेटिक निडल में क्या है, साउथ पोल इस तरफ है, नॉर्थ पोल इस तरफ है। मतलब क्या, हम साउथ से नॉर्थ पोल के अलाइन इसको रख रहे हैं। अब हमने करा क्या, इस मैग्नेटिक निडल के ऊपर एक छोटा सा वायर अलाइन करा, अब पुट कर दिया। अब इस वायर को हमने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। तो जो करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो का डायरेक्शन जा रहा है। जब हम ऐसा करेंगे तो होगा क्या, ये जो निडल है आप देख पा रहे हो, जो साउथ और नॉर्थ पोल का जो निडल है, मैग्नेटिक निडल है, ये मैग्नेटिक निडल क्या करेगा, ये मैग्नेटिक निडल टुवर्ड द वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम क्या करें, when the direction of the current is reverse, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब क्या कि मैं अगर इस बैटरी का जो टर्मिनल है, यानी कि इस बार नेगेटिव इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ है, टर्मिनल को रिवर्स कर दो, जिससे होगा ये कि करंट का डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने से होगा क्या, ये जो मैग्नेटिक आप निडल देख पा रहे हो, ये मैग्नेटिक निडल इस बार वेस्ट की तरफ ना डिफ्लेक्ट होके क्या होगा, ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये कहता है ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट। अब इसका थर्ड पॉइंट ये भी है कि अगर मैं क्या करता हूं, मैंने अगर इस वायर में करंट फ्लो नहीं करवाया, क्या करवाया, करंट फ्लो नहीं करवाया, तो करंट फ्लो अगर नहीं कराऊंगा, करंट फ्लो नहीं करवाने से क्या होगा, ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करना बंद कर देगा। क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करना बंद कर देगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकाला गया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर मूविंग चार्ज की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है या फिर डेवलप होता है। और क्योंकि हम समझ चुके थे, और हम ये भी कह सकते हैं क्या कि एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक क्या है, एज्यूम करना हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज एक्स और वाई। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एमसी वाक्य लिखा हुआ है क्या, बायो-सैवर्ट लॉ। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो पता होने, जो कि बता चुका आपको कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एज्यूम करते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है एक्स वाई, एक वायर दे रखा है, इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं करंट आई इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि इस वायर की वजह से, जिसमें करंट आई है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ इस पॉइंट पी पे, वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में सेटअप होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस छोटे से पोर्शन की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मान लेते हैं क्या, डीबी। क्या मान लेते हैं, डीबी। ओके, मतलब क्या, और इस छोटे से पोर्शन को क्या बोलेंगे, इस छोटे से पोर्शन को हम कहेंगे करंट एलिमेंट। मतलब क्या, देखिए, it is convenient to assume that this field is made of contribution of from different segment of the conductor called current element। मतलब क्या कि इस पॉइंट P पे इस पूरे कंडक्टर की वजह से टोटल B मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमें छोटे से सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो मान लेते हैं उसको dB। क्या मान लेते हैं, dB। अब इस करंट एलिमेंट को हम लिखेंगे क्या, dl वेक्टर। अभी जो करंट एलिमेंट होता है, जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा उस तरफ ही करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है, तो इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन भी इस तरफ आएगा। ओके, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं r, जो कि इसको डिनोट कर लेते हैं किससे, r वेक्टर से, और इन दोनों के बीच के एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ,
कि जो इस पॉइंट P पे इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, करंट I पे, यानी कि इस कंडक्टर में कितना करंट है। सेकंड कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी होगा, वो होगा साइन थीटा के, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है। थर्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी आ जाएगा, वो हो जाएगा डीएल, यानी कि करंट एलिमेंट की वजह। और जो चौथा है कि जो इस पॉइंट P पे करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेट हुआ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1 में r स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन चारों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, अगर मैं इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करूं, कंबाइन करने से क्या आ जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P पे करंट एलिमेंट की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, I dl sin थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं, इसमें इक्वालिटी ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, बाकी टर्म एज इट इज I dl sin थीटा अपॉन में r का स्क्वायर। क्लियर। अब आप बोलोगे कि ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ रहा है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है क्या, तो ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यहाँ जो आप म्यू नॉट देख पा रहे हो, इस म्यू नॉट को हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं परमेबिलिटी। क्या कहेंगे, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्लियर है। और यहाँ जो आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देख पा रहे हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा गया है। कितना, 10 की पावर -7। क्या करा गया, 10 की पावर -7, और इसका यूनिट है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, जैसे कि आप यहाँ मैथमेटिकली देख पा रहे हो। और इसको मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करूं कि आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी मैंने इसे खाली क्या निकाला, ये मैंने इसे खाली निकाला है मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, क्या करूं, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, ये सिंपल ऐसे dB इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन में r का स्क्वायर। और इसको मैं अच्छे से लिखूं तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I, यहाँ पे मैं ये r स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, r से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। क्या आएगा, I dl r sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, r का क्यूब। तो आपको पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो होता है बेसिकली a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ab sin थीटा होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर लूं कि जो dl r sin थीटा यहाँ पे गिवन है उसको मैं dl वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो db वेक्टर अभी हमारे पास आ रहा है उसको मैं कुछ इस तरह से ब्रेक कर लूंगा, क्या आ जाएगा, dl वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर अपॉन में r का क्यूब। तो ये हो गया, ये हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म। मतलब क्या कि को करंट एक कंडक्टर है, अभी जो करंट एलिमेंट है ये करंट एलिमेंट से पॉइंट P जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे r वेक्टर था, यहाँ पे क्या dl वेक्टर था। इसका मतलब इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बेसिकली dl क्रॉस r, यानी कि अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे dl वेक्टर का क्रॉस कर दो किससे, r वेक्टर से, तो जो एक नया वेक्टर आएगा, न्यू वेक्टर आएगा, और उस न्यू वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ नोटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने के लिए। क्या नोटेशन है,
नोटेशन कुछ ये है कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप सर्कल लगा के बीच में क्रॉस लगा दो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। लेकिन अगर आप सर्कल लगा के डॉट लगा दो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है। यहाँ पे फर्दर ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट के बाद अगेन बायो-सैवर्ट लॉ आया। तो बायो-सैवर्ट लॉ ने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड सेटअप तो हुआ है किसी भी करंट कैरी कंडक्टर की वजह से, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमें एक्सप्लेन करा गया किसकी वजह से, बायो-सैवर्ट लॉ की वजह से। तो अभी हमने समझा कि बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है। तो आइए हम इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे समझते हैं कि एक्चुअली में बायो-सैवर्ट लॉ यूज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, एक एलिमेंट है डेल्टा डीएल वेक्टर जो कि इक्वल है किसके, डेल्टा एक्स आई कैप। अब इस करंट एलिमेंट को इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यानी कि कहां रखा गया है, ओरिजिन पे प्लेस करा गया है, एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इक्वल टू 10 एम्पीयर। और यहाँ पे क्या करता है, ये 10 एम्पीयर करंट कैरी करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ऑन द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इसके 0.5 मीटर डिस्टेंस जो कि पॉइंट P आप देख पा रहे हो कहां पे, y एक्सिस में है, कितना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा इस पॉइंट P पे हमें निकालना है। और डेल्टा x कितना, डेल्टा x गिवन है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, ओके। तो बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा उसको हमने क्या लिखा था पहले, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में r का क्या होगा, r का स्क्वायर। क्लियर है। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था किसके अकॉर्डिंग, बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -7, जैसे कि आपको पहले बता चुका था मैं। और करंट, तो यहाँ पे इस जगह पे जो ये करंट कैरी करता है, कितना करंट कैरी करता है, 10 एम्पीयर। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई dl। अब जो आप ये देख पा रहे हो dl, ये बेसिकली dl इक्वल है किसके, डेल्टा x के। डेल्टा x कितना दे रखा है, डेल्टा x दे रखा है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पुट कर देंगे कितना, यहाँ पुट कर देंगे 0.01 मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या है, फिर यहाँ पे है साइन थीटा। मतलब क्या कि dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ में जे पुट करना है। तो dl वेक्टर कहाँ है, तो dl वेक्टर है ऑन द x एक्सिस, dl वेक्टर जा रहा है ऑन द x एक्सिस। और जो r वेक्टर है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, r वेक्टर कहेंगे। तो dl वेक्टर है, r वेक्टर इस तरफ है, dl वेक्टर कहाँ इस तरफ है। तो एंगल कितना एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा एंगल, 90 डिग्री। यहाँ पुट करेंगे साइन 90 अपॉन डिस्टेंस। अब यहाँ से करंट एलिमेंट से पॉइंट P का जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो कितना है, 0.5 मीटर। यहाँ क्या पुट कर देंगे, 0.5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, तो 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1 होल डिवाइड बाय 0.5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 और क्या हो जाएगा, टेस्ला। कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेस्ला। क्लियर है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया कि इस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 टेस्ला हो गया। लेकिन इसका डायरेक्शन कहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन होगा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ dB वेक्टर वो क्या है, वो बेसिकली डिपेंड करता है dl वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर पे। अब देख पाओगे जो dl वेक्टर है वो क्या है, वो x एक्सिस पे लाई करता है, मतलब i कैप है ना। और जो r वेक्टर है, r वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है, r वेक्टर लाई कर रहा है y एक्सिस, मतलब क्या, मतलब हो जाएगा j कैप। क्या हो जाएगा, j कैप। अगर मैं i कैप क्रॉस j कैप करता हूं तो मैं कहां पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा k कैप। k कैप मतलब z डायरेक्शन, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड
द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इन क्या हो जाएगा, इन पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इस तरह से आप बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।